नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महानदी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस में शामिल दैनिक जीवन में रसायन के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो हम देखेंगे जल के प्रकार देखेंगे। उसके बाद हम आगे आएंगे, देखेंगे साबुन एवं अपमार्जक क्या होते हैं। फिर साधारण नमक के बारे में जानेंगे। उसके बाद देखेंगे खाने का सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण, सीमेंट के बाद कांच, और कांच के बाद हम कांच के प्रकार देखेंगे। उसके बाद आएंगे फ्यूल यानी ईंधन के बहुत सारे प्रकार देखेंगे। और ईंधन के बाद फिर आएंगे हम रेसे क्या होते हैं। उसके बाद प्लास्टिक, फिर देखेंगे ड्रग्स यानी औषधियाँ। तो इतनी सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जल को। जल का सूत्र होता है H2O। आपको ये कुछ स्मरणीय तथ्य याद रखना है, जैसे कि पृथ्वी का 3/4 हिस्सा जल है। इसी तरह से मनुष्य के शरीर का 70% हिस्सा भी जल है। इसके बाद कुछ और तथ्य है, जैसे कि बर्फ़ का घनत्व 0.9 ग्राम प्रति मिलीलीटर होता है और जल का घनत्व 4 डिग्री पर 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर होता है। यानी बर्फ़ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। तो बर्फ़ और जल में तुलना की जाए तो जल का घनत्व ज़्यादा होता है। यही कारण है कि सर्दियों के मौसम में जो ठंडे इलाके हैं वहाँ की झील जम जाती है, लेकिन मछलियाँ नहीं मरती, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री पर सर्वाधिक होता है। इसलिए ऊपर का जल जो है वो 0 डिग्री में आ जाता है, इसलिए ऊपर का जल जम जाता है, जबकि नीचे का जल ठंडा ही रहता है, वो जमता नहीं है, क्योंकि 4 डिग्री पर सर्वाधिक घनत्व होता है और जो नीचे का जल होता है वो लगभग 4 डिग्री के आसपास चला जाता है। फिर ऊपर बर्फ़ की पतली परत जम जाती है, तो वो परत क्या काम करती है, तो वो इंसुलेशन का काम करती है। यानी ऊपर से आने वाली ठंडी हवाओं और तापमान को रोक देती है, जिससे नीचे का जल जो है 0 डिग्री पर नहीं आ पाता, उससे ऊपर ही रहता है, यानी 4 डिग्री के आसपास रहता है, जो कि मछलियों एवं अन्य जीव जंतु के लिए वरदान साबित होता है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि झील जब जम जाता है तो उसके अंदर के जीव जंतु क्यों जीवित रहते हैं। तो आपको याद रखना है, क्योंकि जल का घनत्व 4 डिग्री पर सर्वाधिक होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जल क्या है। तो जल एक सार्वत्रिक विलायक है, यानी ये एक सर्वोत्तम विलायक है, यह सभी चीज़ों को घोल देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जल के प्रकार। तो जल कितने प्रकार के होते हैं। तो जल 2 प्रकार के होते हैं, एक है मृदु जल और एक है कठोर जल। मृदु जल क्या होता है, जिसमें साबुन जल्दी और अधिक झाग देता है, आसानी से झाग देता है, तो वो मृदु जल होता है। ये एक सामान्य परिभाषा हो गई। और कठोर जल क्या होता है, जिसमें साबुन देर से या फिर बहुत कम झाग दे, आसानी से झाग ना दे, तो ये कठोर जल होता है। तो ये एक सामान्य परिभाषा हो गई। अब इसके कारण क्या हैं। तो इसके कारण है कि मृदु जल क्यों मृदु होता है, क्योंकि इसमें सोडियम के लवण घुले हुए होते हैं, जिससे ये जल मृदु जल कहलाता है और आसानी से साबुन से झाग देता है। मृदु जल के उदाहरण है वर्षा का जल और आसूत जल, यानी डिस्टिल वाटर। अब देखते हैं हम इसके क्या क्या उपयोग हैं। तो मृदु जल प्रायोगिक कार्यों में उपयोग में आता है, गाड़ियों की बैटरियों में और मेडिकल क्षेत्र में भी आसूत जल का प्रयोग किया जाता है। आपको याद रखना है, आसूत जल को आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। तो ये बातें आपको ज़रूर याद रखना है, आसूत जल को आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। अब हम देखते हैं
कठोर जल, तो जैसा कि मैंने बताया कि कठोर जल में साबुन जल्दी से झाग नहीं देता है और ज़्यादा नहीं देता है, यानी बहुत कम झाग देता है, तो ये कठोर जल है। इसमें क्या होता है, साबुन फटकर थक्का या अवक्षेप बना देता है, जिससे ये झाग आसानी से नहीं देता। अब कठोर जल के भी दो प्रकार हैं, ठीक है। एक है स्थायी कठोरता और दूसरा है अस्थायी कठोरता, यानी स्थायी कठोर जल और अस्थायी कठोर जल। स्थायी कठोर जल क्या होता है, तो वह जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के लवण घुले हुए रहते हैं, तो उस जल में स्थायी कठोरता आ जाती है। ऐसे जल को स्थायी कठोर जल कहेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि वह जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के लवण घुले हुए हो, स्थायी कठोर जल कहलाते हैं। जैसे कि कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये उसमें घुले रहते हैं, ठीक है। अब इसे दूर करने के उपाय क्या हैं, तो चूँकि ये स्थायी कठोर जल है, इसलिए ये उबालने से या चूने के पानी से दूर नहीं होगा। इसके लिए हमको केमिकल एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। केमिकल एजेंट यानी साबुन या सर्फ सोडा जिसको बोलते हैं, या डिटर्जेंट पाउडर। उसके बाद आते हैं अस्थायी कठोरता, यानी जल में जो अस्थायी कठोरता है वो किसके कारण होती है, तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के लवण के कारण होती है। तो ऐसे जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स घुले हुए हों, वे अस्थायी कठोर जल कहलाते हैं, ठीक है। ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट और यह है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो इसके लवण जल में घुले हुए होते रहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। चूँकि ये अस्थायी कठोर जल है, इसलिए इसको हम आसानी से दूर कर सकते हैं। इसको उबाल कर या चूने के पानी से दूर किया जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। अस्थायी कठोर जल को उबालने से या चूने के पानी से दूर किया जा सकता है, जबकि स्थायी कठोर जल को केमिकल एजेंट के द्वारा दूर किया जाता है। अब हम देखते हैं कठोर जल के मृदुकरण की क्या क्या विधियां हैं। तो आधुनिक विधि क्या है कठोर जल को मृदु करने का, तो पहली विधि है विपरीत परासरण। इसको कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी को हम शॉर्ट में आरओ कहते रहते हैं, ठीक है। आरओ का वाटर ऐसा बोलते हैं। तो वो क्या है, आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस। आपको फुल फॉर्म भी याद रख लेना है, पूछा जा सकता है। फिर है इसी को हिंदी में विपरीत परासरण भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, आरओ अगर आपके घर में होगा तो आपने देखा होगा उसमें बहुत सारे फिल्टर्स लगे हुए रहते हैं, ठीक है। और उन फिल्टर्स में अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है। तो इन अर्धपारगम्य झिल्ली में उच्च दाब पर वाटर को गुजारा जाता है। इससे उसके जो लवण के अणु होते हैं वो अलग हो जाते हैं और पानी छानकर दूसरी ओर अलग हो जाता है। तो ये कठोर जल इस तरह से मृदु हो जाता है। लेकिन इसका एक नुकसान है और वो है इसमें पानी अधिक मात्रा में व्यर्थ होता है। अब दूसरा हम विधि देखते हैं आयन विनिमय रेजिन। इसमें क्या होता है, सोडियम आयन युक्त एक रेजिन होता है। और रेजिन क्या है, एक छिद्र युक्त पदार्थ है जिसमें से कठोर जल को छाना जाता है। तो इस रेजिन में कठोर जल को जब गुजारा जाता है तो जल में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं वो सोडियम आयन के साथ मिल जाते हैं और इससे जो पानी है वो अलग हो जाता है और कैल्शियम मैग्नीशियम अलग हो जाता है। तो इस तरह से जल इसमें मृदु हो जाता है। तो कठोर जल के मृदु करने के ये दो आधुनिक विधि आपको याद रखना है, नाम भी याद रखना है और ये होते क्या हैं ये भी याद रखना है। तो पहला है विपरीत परासरण यानी आरओ और दूसरा है आयन विनिमय रेजिन। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पीने योग्य जल।
तो कैसा जल पीने योग्य है? तो वह जल जो स्वच्छ हो, रंगहीन हो, गंधहीन हो और रोगाणु रहित हो। तो ऐसे जल पीने योग्य जल है। साथ ही इसमें शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व भी विलय होने चाहिए, लवण भी मिली होनी चाहिए। इसके बाद हम आते हैं कि जो उपलब्ध जल होता है, चाहे भूमिगत जल हो या तालाब का जल हो, नदी का जल हो, उसे पीने योग्य बनाने के लिए क्या किया जाता है शहरों में? तो जल शुद्धिकरण संयंत्र लगा रहता है, जिसमें आवश्यकता अनुसार फिटकरी मिला दी जाती है या विरंजक चूर्ण मिला दी जाती है या लाल दवा मिला दी जाती है, जिसको हम पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। इसके अलावा क्लोरीन गैस मिलाई जाती है, क्लोरीन गैस नहीं है, क्लोरीन मिलाई जाती है और इसमें पराबैंगनी किरणों के द्वारा भी उसको फिल्टर किया जाता है, उसका शोधन किया जाता है। तो इस तरह से पानी को पीने योग्य बनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि साबुन क्या होते हैं या अपमार्जक क्या होते हैं। अपमार्जक डिटर्जेंट को ही बोला जाता है, ठीक है। तो साबुन क्या होता है? तो साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। तो ये आपको कंठस्थ कर लेना है कि साबुन क्या होते हैं। तो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। और अगर इसको सरल भाषा में बताया जाए तो साबुन उच्च वसी अम्लों का सोडियम लवण होता है, जैसे कि सोडियम स्टीअरेट। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है अपमार्जक क्या होता है। तो अपमार्जक लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल के लवण होते हैं। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। साबुन क्या होते हैं? तो ये लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक लंबी कार्बन श्रृंखला वाले, आपको कार्बन याद रखना है, लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिल अम्ल के लवण होते हैं। तो ये साबुन और अपमार्जक आप याद रख लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं अगला जो दैनिक जीवन का रसायन है वो है साधारण नमक। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl, सोडियम क्लोराइड। एक बात जो हमेशा पूछा जाता है वो है कि समुद्र में लवण कितना ग्राम होता है। तो हमेशा आपको याद रखना है, अगर इस तरह से आए तो 30 से 35 ग्राम प्रति लीटर होता है समुद्र में। अगर कोई एक अंक पूछा जाए तो आपको लगा देना है 35 ग्राम प्रति लीटर होता है समुद्र का लवण। इसके बाद आपको देखना है आयोडीन पोटेशियम आयोडेट के रूप में मिलाया जाता है। यानी नमक में जो आयोडीन मिलाया जाता है वो किस रूप में मिलाया जाता है? तो पोटेशियम आयोडेट के रूप में मिलाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। साधारण नमक अगर कम खाएंगे हम, हमारे शरीर में कम मात्रा में होगी तो इससे लो ब्लड प्रेशर होता है, और अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए नमक की तो ये हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनता है। इसके बाद हम देखते हैं इसके उपयोग क्या क्या हैं। तो एक तो भोजन में होता है उपयोग, सब्जियों में डालने के काम में आता है। दूसरा, इससे ORS घोल बनाया जाता है। तीसरा है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है, यानी अचार, मांस, मछली को संरक्षित करने के लिए उस उपयोग में लाया जाता है। दूसरा है कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, कपड़े के धोने का सोडा और विरंजक चूर्ण बनाने में भी साधारण नमक का उपयोग किया जाता है। ये इसका महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ होता है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम आते हैं खाने का सोडा। खाने का सोडा को कहा जाता है बेकिंग पाउडर। ये आपको याद रखना है, खाने के सोडा क्या कहा जाता है? बेकिंग पाउडर, क्योंकि बेकरी वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है, डबल रोटी वगैरह, केक वगैरह बनाने में। इसके रासायनिक नाम आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो रासायनिक नाम आप इसके याद रख लीजिए। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को सोडियम
बाइकार्बोनेट कहा जाता है। साथ में इसके सूत्र भी आपको याद रखना है, NaHCO3। कभी कभी सूत्र भी पूछ दिया जाता है और कभी रासायनिक नाम भी पूछ दिया जाता है, तो ये आप बिल्कुल कंठस्थ कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं बेकिंग सोडा किसका किसका मिश्रण होता है, तो ये खाने का सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है, तो ये आपको याद रखना है। बेकिंग सोडा को साल्वे अमोनिया विधि से निर्माण किया जाता है, तो ये कई बार पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा का निर्माण किस विधि से होता है, तो याद रख लेना है साल्वे अमोनिया विधि और सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसको बनाया जाता है। अब हम देखते हैं कुछ और इसके बारे में फैक्ट। गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है। तो जब हम इसको गर्म करते हैं, किसको, खाने के सोडा को या बेकिंग पाउडर को, तो ये सोडियम कार्बोनेट और CO2 गैस मुक्त करती है, ठीक है। और इसी CO2 गैस मुक्त करने के कारण ब्रेड क्या होता है, फूल जाता है। हम खाने का सोडा जब बेसन वगैरह में या फिर केक बनाते हैं या डबल रोटी बनाते हैं, तो उसमें खाने का सोडा चुटकी भर मिला देते हैं। इससे क्या होता है, जब वो गर्म होता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो कि उसको फुला देती है ब्रेड को। तो ये आपको याद रखना है कि किसके कारण फूलता है, तो उसमें से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। इसके अलावा खाने का सोडा पेट की अम्लीयता यानी एसिडिटी को कम करने का भी काम करती है, यानी एंटी एसिड के रूप में काम करती है। तीसरा उपयोग याद रखना है, अग्निशामक यंत्र में खाने के सोडा का उपयोग किया जाता है। ये हमने पिछले वीडियो वगैरह में भी देखा है। इसके बाद है सब्जियों को नरम करता है, तो खाने का सोडा सब्जियों को नरम करता है। साथ ही सब्जी वगैरह जो होते हैं उसको धोने के काम में भी इसी का उपयोग किया जाता है। खाने का सोडा को, बॉटल वगैरह को धोने का काम किया जाता है, उसको रोगाणु रहित करने के लिए। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। इसके बाद हम आते हैं धावन सोडा। धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट और इसका सूत्र है Na2CO3। तो ये आपको याद रखना है। इसका उपयोग कहाँ पर होता है, तो धावन सोडा मतलब ये डिटर्जेंट पाउडर, ठीक है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई जैसे कपड़े धोने, बर्तन धोने, दाग हटाने के काम में आता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, वस्त्र और कागज उद्योग में भी किया जाता है। इसके तीसरे उपयोग हैं जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। तो ये इतनी सारी बातें आपको धावन सोडा के संबंध में याद रखना है। अब हम आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक नाम या इसके सूत्र बार बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको क्या कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस वही है जब हाथ पैर टूट जाता है तो ऊपर में प्लास्टर किया जाता है। इसके रासायनिक सूत्र याद रखना है, ये है CaSO4 1/2H2O। तो ये आपको याद रख लेना है। यह एक सफ़ेद पाउडर है जो जिप्सम के भी सूत्र आपको याद रखना है, CaSO4 2H2O। तो एक सफ़ेद पाउडर होता है जो जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है, ठीक। तो याद रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है, तो जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है। और एक तथ्य इसमें याद रखना है कि जल मिलाने पर यह फिर से जिप्सम बन जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है और इसमें पानी डालने पर यह पुनः जिप्सम बन जाता है। इसके उपयोग हम देख लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या क्या उपयोग हैं। तो निर्माण कार्यों में इसका उपयोग होता है, जैसे दीवार, छत, सजावटी मोल्डिंग के लिए। हड्डी टूटने पर उसे स्थिर रखने के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा है मूर्तियाँ बनाने में, खिलौने बनाने में, सांचे आदि बनाए जाते हैं। मॉडल, सजावटी वस्तुएं तैयार की जाती हैं। इसके अलावा अग्निरोधक सामग्री के रूप में और औद्योगिक में भी उपयोग किया जाता है। साथ ही इससे चाक भी बनाया जाता है।
तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के इतने उपयोग आप याद रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विरंजक चूर्ण क्या है। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर। इसका सूत्र है CaOl2 और इसके रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या इसी को चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, तो बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण बनता है। तो ये आपको याद रखना है, इसके निर्माण भी बुझे हुए चूने पर कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है, क्लोरीन गैस। अगला तथ्य है, यह पीलापन लिए हुए एक सफ़ेद चूर्ण होता है। यानी विरंजक चूर्ण कैसा होता है, तो एक पीलापन लिया हुआ सफ़ेद चूर्ण होता है, यानी ये हल्का पीला दिखाई देता है, जिसमें क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध होती है। ब्लीचिंग पाउडर बहुत बदबू देता है क्लोरीन की गंध के कारण। वायु में खुला छोड़ देने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। तो ये आपको याद रखना है कि विरंजक चूर्ण को खुला छोड़ देते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेती है और क्लोरीन गैस उससे अलग हो जाता है, जिसके कारण इसमें तीक्ष्ण गंध चारों तरफ फैल जाती है, ये बदबू देने लगता है। इसके उपयोग हम देख लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के क्या क्या उपयोग हैं। तो जल शुद्धिकरण में, यानी पानी को कीटाणु रहित करने में। दूसरा है विरंजन में, कपड़ा कागज़ उद्योग में कपड़े और कागज़ को सफ़ेद करने में, यानी उसको विरंजन करने में, उसके जितने भी कलर हैं उसको उड़ा देने में इसका उपयोग किया जाता है। और यह विरंजन किसके कारण होता है, तो क्लोरीन गैस के कारण होता है, इसलिए क्लोरीन को क्या कहा जाता है, विरंजक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सीमेंट। तो सीमेंट भी हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली एक वस्तु है। तो सीमेंट का शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ने या चिपकाने वाला, और सीमेंट का आविष्कार किया है जोसेफ आस्पिडिन ने। ये आपको याद रखना है। इन्होंने सबसे पहले इसका नाम दिया था पोर्टलैंड सीमेंट। तो आपको याद रखना है कि सीमेंट का सबसे पहला नाम क्या है, पोर्टलैंड सीमेंट, क्योंकि ये पोर्टलैंड नामक एक स्थान पे चूना पत्थर पाया जाता था, इसी के नाम पर इन्होंने इनका नाम रखा पोर्टलैंड सीमेंट। ये सीमेंट क्या होते हैं, तो ये कैल्शियम के सिलिकेट एवं एल्यूमिनेटों का मिश्रण होता है। तो याद रखना है, कैल्शियम के सिलिकेटों एवं एल्यूमिनेटों का मिश्रण होता है सीमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सीमेंट के अवयवों का प्रतिशत कितना कितना होता है। तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड 61 से 65% होता है। इसके अलावा सिलिका 20 से 25% होता है और एल्यूमिना इसमें 5 से 10% होता है। मैग्नीशिया 2 से 3% होता है और आयरन ऑक्साइड 1 से 2% होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी वगैरह को इसमें डाला जाता है, वो इसके घोंडी भट्ठी में आता है। फिर यहाँ इसको गर्म करके क्लिंकर बना दिया जाता है, जिसको फिर ठंडा किया जाता है और उसमें 2-3% जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम के परसेंटेज याद रखना है, कितना प्रतिशत मिलाया जाता है, तो 2 से 3%। फिर इसको मिलाकर बाल मिल में भेजा जाता है, जहाँ से उसको बहुत बारीक चिकना पीसा जाता है और ये सीमेंट बन जाता है। तो इस तरह से ये इसका फ्लो चार्ट है। हम इसको इसकी भट्ठी में देख लेते हैं कैसे बनता है। तो ये चिमनी है यहाँ पर, और यहाँ से कच्चा पदार्थ डाला जाता है, सिलिका, रेत वगैरह। फिर इसमें चूना पत्थर डालते हैं, चिकनी मिट्टी डालते हैं, तो ये इधर घूंडी भट्ठी में आता है और यहाँ पर इधर से वायु प्रवाहित की जाती है। फिर ये घूंडी भट्टी में उसको बारीक पीसा जाता है। फिर ये इधर से आता है क्लिंकर के रूप में। आपको याद रखना है क्लिंकर को, ये क्लिंकर क्या होता है, तो एक क्लिंकर, ये जो चूना पत्थर सीमेंट वगैरह डाले रहते हैं, तो ये छोटे छोटे गोले के रूप में, दाने के रूप में प्राप्त होता है। जो हमको बोरी में सीमेंट दिखता है,
वैसे नहीं रहता है, ये दाने के रूप में होता है, जैसे यूरिया वगैरह होता है उस तरह से दाने के रूप में प्राप्त होता है। इसी को क्लिंकर कहा जाता है। तो कई बार पूछ दिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। फिर इस क्लिंकर में जिप्सम मिलाया जाता है और उसको बारीक पीसा जाता है, तब कहीं जाकर ये सीमेंट बनता है। तो ये हमने देख लिया इसकी भट्ठी। अब हम आगे आते हैं, देखते हैं कि इसका मुख्य कच्चा माल क्या है। तो इसका मुख्य कच्चा माल है चूना पत्थर। ठीक है, इसका मुख्य कच्चा माल है चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी तथा जिप्सम। चिकनी मिट्टी को क्ले कहा जाता है। तो अगर इसमें से एक पूछा जाए तो आपको लगाना है चूना पत्थर। सीमेंट के जमने की गति को धीमा करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। तो जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? ताकि सीमेंट के जमने की गति धीमी हो जाए, नहीं तो सीमेंट में पानी डालते ही वो जम जाता और इससे प्लास्टर करना कठिन हो जाता। इसलिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है ताकि वो धीरे धीरे जमे, ताकि मजदूर या मिस्त्री काम कर सकें। अगला है, आजकल फ्लाई ऐश और धान के कोढ़े की राख से भी सीमेंट बनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि फ्लाई ऐश से क्या बनाया जाता है, सीमेंट बनाया जाता है। और कई देश में धान के जो कोढ़े होते हैं उसकी राख से भी सीमेंट बनाया जाता है। तो इतनी सारी बातें आपको सीमेंट के संबंध में याद रखना है। अब हम आते हैं कांच। तो कांच भी हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और यह रसायन से बनता है। तो देखते हैं सबसे पहले हम कांच को। तो कांच क्या होते हैं? ये सिलिका और धातु सिलिकेटों का मिश्रण होता है। तो कांच क्या होता है? सिलिका और धातु सिलिकेटों का मिश्रण। ये आपको याद रख लेना है। यह एक अक्रिस्टलीय, कठोर, भंगुर, पारदर्शी और आभासी ठोस होता है। तो ये सारे शब्द आपको एक एक याद रख लेना है कि ये अक्रिस्टलीय होते हैं, कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं, पारदर्शी तथा आभासी ठोस होता है। और साथ में याद रखना है सबसे इम्पॉर्टेंट, इसको क्या कहा जाता है कांच को? तो अति शीतलित या अति शीतित द्रव कहा जाता है। कई बार ये चीज़ें एग्जाम में पूछी गई है कि कांच को क्या कहते हैं? तो अति शीतलित द्रव कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। कांच का मुख्य घटक होता है सिलिका और ये रेत के रूप में होता है। और इसके परसेंटेज भी याद रख लेना है, 70 से 75% सिलिका मिलाई जाती है जब कांच बनाई जाती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कांच को रंग प्रदान करने वाले पदार्थ। तो ये सीजी बोर्ड क्लास 10th के सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसको आपको रट लेना है क्योंकि सिलेबस यहीं से लिया गया है। तो यहाँ से प्रश्न बनने के चांस है। तो हरा रंग देने के लिए कांच को क्या मिलाया जाता है? उसमें क्रोमियम ऑक्साइड मिलाया जाता है। पीला रंग देने के लिए कैडमियम सल्फाइड। लाल रंग देने के लिए कॉपर ऑक्साइड मिलाया जाता है। बैगनी रंग प्रदान करने के लिए मैग्नीज ऑक्साइड मिलाया जाता है और नीला रंग प्रदान करने के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाया जाता है। तो इतने सारे तथ्य आपको याद कर लेने हैं, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अब हम कांच निर्माण का फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो कांच निर्माण में क्या क्या कच्चा पदार्थ मिलाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा तो रेत मिलाया जाता है, सिलिका कहते हैं इसी को, 70 से 75%। उसके अलावा क्लेट मिलाया जाता है। क्लेट यानी पुराने जो कांच वगैरह के टुकड़े रहते हैं जो कि कबाड़ में बेचते हैं वो। उसके बाद चूने का पत्थर मिलाया जाता है और सोडियम कार्बोनेट। तो ये इतने सारे एक साथ भट्ठी में डाल दी जाती है और इससे फिर पिघला हुआ कांच प्राप्त होता है। फिर इस पिघले हुए कांच को फूंकनी से आकार दिया जाता है, यानी हम जो बनाना चाहते हैं तो उससे फूंक कर आकार दे दिया जाता है। फिर उसको धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। इस धीरे धीरे ठंडा होने को कहा जाता है तापानुशीतन। तो ये आपको याद रखना है कि कांच को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तापानुशीतन कहते हैं। और फिर इससे कांच की वस्तु तैयार की जाती है। धीरे धीरे ठंडा क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर उसको अचानक ठंडा करेंगे तो कांच जो है चटक जाएगा, टूट जाएगा। तो इतनी बातें आपको कांच के संबंध में याद रखना है। अब हम कुछ और स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं।
देखते हैं सीमेंट। तो सीमेंट क्या है हमने पढ़ा, एल्यूमिनियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। जोसेफ आस्पिरिन ने सबसे पहले सीमेंट बनाया और उन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट नाम दिया। मोटार क्या होते हैं ये आपको याद रख लेना है। जल, रेत और सीमेंट के मिश्रण को मोटार कहा जाता है। ठीक, तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मोटार क्या है, तो जल, रेत और सीमेंट का मिश्रण होता है। नेक्स्ट हम आते हैं कांच। तो कांच हमने ऊपर पढ़ा, क्या पढ़ा हमने कि यह क्षारीय धातु सोडियम और मैग्नीशियम एवं सिलिका का पारदर्शी मिश्रण होता है। इसे अतिशीतल द्रव कहा जाता है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, इसको भूलना ही नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कांच के टाइप्स यानी उसके प्रकार। पहला होता है जल कांच, ये जल में विलय होता है, ये आपको याद रख लेना है। दूसरा कांच है फोटोक्रोमैटिक कांच। तो फोटोक्रोमैटिक कांच क्या होता है, तो इसमें कांच और सिल्वर क्लोराइड मिलाया जाता है। सिल्वर क्लोराइड क्या करता है, इसी के वजह से ये काला हो जाता है फोटोक्रोमैटिक कांच। और इसके लिए धूप के चश्मे बनाए जाते हैं, यानी जो सन ग्लासेस बनाया जाता है वो किस कांच से बनाया जाता है, फोटोक्रोमैटिक कांच के कारण। और धूप पड़ने पर ये कांच जो है काला हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें सिल्वर क्लोराइड मिलाया जाता है। तो ये आपको याद रख लेना है, साथ ही ये जो है ध्रुवण कर देता है। अब हम आगे देखते हैं पायरेक्स कांच। पायरेक्स कांच क्या होते हैं, तो ये उच्च तापरोधी होते हैं, इसको आपको याद रखना है और इसका प्रयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। नेक्स्ट है फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच का उपयोग बहुमूल्य वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। साथ ही प्रिज्म, माइक्रोस्कोप और कैमरा आदि के ग्लास बनाने के लिए भी फ्लिंट कांच का उपयोग किया जाता है। बल्ब में भी फ्लिंट कांच का ही उपयोग किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्राउन ग्लास यानी क्राउन कांच। तो चश्मे का लेंस क्राउन कांच से बनाया जाता है। इसके बाद है क्रूक्स कांच। क्रूक्स कांच आपको याद रखना है, ये यूवी किरणों को रोकता है, यानी अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती है, पराबैंगनी किरणें होती है, उसको ये रोक देती है, क्योंकि इसमें सीरियम ऑक्साइड होता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जेना कांच। जेना कांच क्या होता है, तो ये सर्वाधिक उच्च क्वालिटी का कांच होता है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे उच्च क्वालिटी का कांच होता है जेना कांच। उसके बाद अगला कांच है सोडा कांच, और सोडा कांच का उपयोग ट्यूबलाइट में किया जाता है। तो इतनी सारी बातें आपको कांच के संबंध में याद रखना है। अब आगे हम देखते हैं फ्यूल यानी ईंधन। तो फ्यूल क्या होता है, जो पदार्थ जलने पर ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करता है उसको हम फ्यूल कहते हैं या ईंधन कहते हैं। और ये जो है ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस रूप में भी हो सकता है ईंधन। सबसे पहले हम देखते हैं गैस ईंधन को। गैस ईंधन के अंतर्गत हम देखते हैं कोल गैस। कोल गैस का निर्माण कैसे होता है, तो कोयले के प्रभाजी आसवन से इसे प्राप्त किया जाता है। इसके मुख्य घटक क्या क्या है, तो हाइड्रोजन 55% होता है, मीथेन 35% होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड 11% होता है, हाइड्रोकार्बन 5% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 3% होता है। तो अगर इतनी सारी बातें आपसे याद ना हो तो कम से कम इसके जो मुख्य घटक है हाइड्रोजन 55% और मीथेन 35%, ये आपको याद रखना है। साथ में परसेंट याद नहीं रहे तो गैसों को तो आपको याद ही रख लेना है ना। पूछा जाता है कि कोल गैस में कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको याद रख लेना है। ईंधन के साथ साथ इसका उपयोग विस्फोटक बनाने में होता है, तो ईंधन के साथ साथ इससे विस्फोटक भी बनाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस को वायु अंगार गैस भी कहा जाता है और इसके जो मुख्य घटक है वो है नाइट्रोजन 60%, कार्बन मोनोऑक्साइड 30% और कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें मीथेन भी होता है 10%। कांच के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है वायु अंगार गैस या
प्रोड्यूसर गैस का। तो ये आपको याद रखना है। अब ये तो हो गई वायु अंगार गैस की बात। अब हम देखते हैं भाप अंगार गैस क्या होता है। तो भाप अंगार गैस को वाटर गैस भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और इसके मुख्य संघटक है हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये आपको याद रखना है। इसे बनाया कैसे जाता है, तो रक्त तप्त कोयले के ऊपर पानी को गुजारा जाता है तो भाप अंगार गैस या वाटर गैस बनता है। ठीक है। साथ ही एक छोटा सा तथ्य, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो आप भाप अंगार गैस के संबंध में क्या याद रखेंगे, इसको वाटर गैस कहा जाता है। और इसके निर्माण कैसे होता है, तो रक्त तप्त कोयले के ऊपर पानी गुजारा जाता है। अब हम आगे आते हैं, देखते हैं पेट्रोल गैस क्या होता है। तो ये वायु और पेट्रोल का मिश्रण होता है पेट्रोल गैस। फिर हम देखते हैं डीजल गैस क्या होता है, तो वायु और डीजल का मिश्रण होता है। इसके बाद है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस ये हमेशा पूछा जाता है कि नेचुरल गैस का मुख्य घटक क्या होता है, तो याद रखना है मीथेन। नेचुरल गैस में क्या होता है, मीथेन होता है। यह कितना होता है, 83% होता है और 16% एथेन होता है। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। ये जितना भी मैं बताया इसके जो मुख्य घटक है उसको तो आपको याद में रखना है। साथ ही कुछ ऐसे ईंधन हैं जिसके आपको परसेंटेज भी याद रखना है। जैसे नेचुरल गैस तो मुख्य घटक मीथेन और इसका प्रतिशत 83% होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आते हैं बायोगैस, जिसको गोबर गैस भी कहा जाता है। इसके भी मुख्य घटक है मीथेन। तो ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, जो कि पेड़ पौधे और जीव जंतु के लाखों करोड़ों वर्ष धरती में दबे होने के कारण ताप एवं दाब के कारण से वो ईंधन में बदल जाए रहते हैं। तो ये होता है जीवाश्म ईंधन। इसमें सबसे पहला जीवाश्म ईंधन है कोयला, है ना। आपको याद ये भी रखना है कि जीवाश्म ईंधन कौन कौन से होते हैं, तो कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कोयला को। कोयला के प्रकार हमको याद रहना चाहिए। कोयला 4 प्रकार के होते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। ये आपको याद रखना है। ठीक है। पीट जो है ये प्राथमिक कोयला होता है और ये सबसे ख़राब क्वालिटी का होता है, निम्न क्वालिटी का होता है। इसको आपको याद रखना है। इसके बाद है लिग्नाइट। लिग्नाइट को ब्राउन कोल भी कहा जाता है, यानी भूरा कोयला भी कहा जाता है। उसके बाद है बिटुमिनस। बिटुमिनस के सर्वाधिक भंडार हैं, इसको सॉफ्ट कोल कहा जाता है। तो ये आपको याद रख लेने हैं इसके तथ्य। सॉफ्ट कोल किसे कहते हैं, बिटुमिनस को। ब्राउन कोल किसे कहते हैं, लिग्नाइट को। और एंथ्रेसाइट ये सबसे हाई क्वालिटी कोयला होता है। इसमें 90 से 98% कार्बन होता है। तो इसको आपको याद रख लेना है। ठीक है। तो ये प्रकार इसको याद रखना है कोयले के, और किस कोयले को क्या कहा जाता है, सबसे हाई क्वालिटी कोयला कौन है, सबसे लो क्वालिटी कोयला कौन है, ये आपको याद रख लेना है। अब हम आते हैं, इसमें आपको ये भी याद रखना है, कभी कभी इसका क्रम जमाने के लिए आ जाता है कि उच्च क्वालिटी से निम्न क्वालिटी के क्रम में जमाइए। ठीक है। तो ये आपको कैसे जमाना है इसको, तो सबसे पहले ए वाले को जमा लेना है, एंथ्रेसाइट यानी सबसे हाई क्वालिटी कोयला। उसके बाद बी यानी बिटुमिनस, ये उससे भी थोड़ा कम है। ठीक है। फिर इससे थोड़ा कम क्या आएगा, एल, उसके बाद पी। तो ऐसे आप अल्फ़ाबेटिक क्रम में इसको याद रख लेंगे। ए के बाद बी आता है, बी के बाद एल आएगा, एल के बाद पी आएगा। तो इसको याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है। तो इस ट्रिक को आप याद रखेंगे कि ए वाला सबसे हाई क्वालिटी कोयला और पी वाला सबसे लो क्वालिटी कोयला। अब हम आते हैं कच्चा तेल। कच्चा तेल को क्रूड ऑयल कहा जाता है और इसको प्रभाजी आसवन से निकाला जाता है। तो ये आप याद रख लेंगे। फिर है द्रवीभूत गैस यानी लिक्विफाइड गैस। तो पेट्रोल को क्या कहा जाता है, लिक्विफाइड
गोल्ड कहा जाता है या लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। LPG का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके मुख्य घटक है ब्यूटेन और प्रोपेन। इसमें भी सबसे जो मुख्य है वो है ब्यूटेन, और इसी को हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि LPG का मुख्य घटक क्या है, तो ब्यूटेन। ये आपको याद रखना है। इसमें गंध देने के लिए मिथाइल मर्केप्टोन मिलाया जाता है। LPG जो हमारे घर में सिलेंडर होता है उसमें से एक गंध आती है जब गैस खुला रह जाता है, तो वो किसके कारण होता है? मिथाइल मर्केप्टोन के कारण होता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं CNG। CNG के फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको आपको याद रखना है। CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका जो मुख्य घटक है वो मीथेन होता है। ये भी बार बार पूछा गया है। तो दोनों में आपको तुलनात्मक रूप से याद कर लेना है, LPG का ब्यूटेन और CNG का मीथेन। तो ये आपको याद रखना है। भारत का पहला CNG प्लांट कहाँ पर लगाया गया? तो तमिलनाडु नागपट्टनम में। तो इतनी बातें आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि CNG पारिस्थितिक मैत्रीपूर्ण होता है, यानी ये पर्यावरण के अनुकूल होता है CNG, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम मात्रा में होता है। तो ये आपको याद रखना है। जो अधजला ईंधन होता है उसमें क्या निकलता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे गाड़ी का धुआं निकलता है, तो धुआं क्या है? वो आधा जला हुआ इंजन है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। कोयला जब जलता है तो उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। लेकिन ये जो CNG निकलता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो ये पर्यावरण के अनुकूल होता है ज़्यादातर, क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम निकलता है। तो कारण भी आपको याद रखना है और ये तथ्य भी आपको याद रख लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर ईंधन कंप्लीट होता है। अब हम आगे देखते हैं, कुछ रेसे याद कर लेते हैं। ये भी हमारे दैनिक जीवन के काम में आता है। नायलॉन याद रखना है, ये पहला सिंथेटिक फाइबर है। उसके बाद रेयॉन आपको याद रखना है, ये सेलुलोज के सिंथेसिस से प्राप्त होता है। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है। पहला सिंथेटिक फाइबर क्या है? नायलॉन। और रेयॉन किससे प्राप्त होता है? तो सेलुलोज से प्राप्त होता है। ये आपको याद रख लेना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्लास्टिक। तो प्लास्टिक हमारे दैनिक जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, हालांकि इसको होना नहीं चाहिए, है ना। प्लास्टिक बहुत ख़राब चीज़ है, लेकिन हम देखते हैं कि प्लास्टिक क्या होता है यहाँ पर। तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसको आपको याद रखना है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बहुलक होते हैं, ठीक है। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? तो एग्जाम्पल है एथिलीन व प्रोपेलिन। तो आपको याद रखना है प्लास्टिक क्या होते हैं? तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बहुलक होते हैं, ठीक है। इसके 2 टाइप्स होते हैं। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। ताप के अनुसार प्लास्टिक के 2 प्रकार होते हैं। पहला है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक। तो इसको आपको याद रख लेना है। थर्मोप्लास्टिक क्या है? तो थर्मोप्लास्टिक ताप देने पर मुलायम हो जाता है और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। तो ऐसे प्लास्टिक जो ताप देते हैं तो मुलायम हो जाता है और ठंडा करते हैं तो कठोर हो जाता है। ये रिसाइकेबल प्लास्टिक है, यानी इसको रिसाइकल किया जा सकता है, इसका पुनर्उपयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो थर्मो प्लास्टिक का एग्जाम्पल है PVC। PVC के फुल फॉर्म भी याद रख लेना है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। यानी इसको मुलायम भी कर सकते हैं गर्म करके और पुनः इसको ठंडा करके कठोर भी कर सकते हैं। अगला जो इसका प्रकार है वो है थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक। ये क्या होता है? एक बार कठोर होने के बाद पुनः ताप देने पर मुलायम नहीं होते और ये नॉन रिसाइकेबल होते हैं, यानी इसको हम पुनः गर्म करेंगे तो ये सॉफ्ट नहीं होगा। तो ये क्या है? नॉन रिसाइकेबल है। इसके बाद इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे बेकेलाइट।
तो बेकेलाइट किसका एग्जाम्पल है? थर्मोसेटिक प्लास्टिक का। ये बेकेलाइट जो है उच्च विद्युत कुचालक होता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और इसी बेकेलाइट का जो हमारे कुकर वगैरह रहता है या फिर नॉन स्टिक तवा रहता है, तो उसके जो हैंडल बनाए जाते हैं वो बेकेलाइट के बनाए जाते हैं, क्योंकि गर्म होने पर ये सॉफ्ट नहीं होते। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कुछ औषधि देख लेते हैं, ड्रग्स देख लेते हैं। फर्स्ट एंटीबायोटिक क्या है? तो पेनिसिलिन। ये आपको याद रखना है। ये किसने बनाया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये आपको याद रख लेना है कि पहला जो एंटीबायोटिक किसने बनाया? तो पेनिसिलिन नाम से बनाया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। दूसरा बनाया है स्ट्रेप्टोमाइसिन, और ये किसने बनाया? वॉक्समैन ने बनाया। अब हम आगे देखते हैं एंटीसेप्टिक क्या होते हैं। तो एंटीसेप्टिक जनरली टिंचर आयोडीन होता है, ठीक है। ये एंटीसेप्टिक होता है। एथिल एल्कोहल, ये भी क्या होता है? एंटीसेप्टिक होता है। लाल दवा, ये भी एंटीसेप्टिक होता है, और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट होता है लाल दवा में। तो ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक क्या है? तो ये ज्वरनाशी होता है और दर्दनाशी होता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए पैरासीटामोल, ये क्या है? एंटीपैराटिक है। अगला देखते हैं एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या होता है? तो ये दर्द निवारक होता है एनाल्जेसिक। फिर देखते हैं निश्चेतक। इसको एनेस्थीसिया कहा जाता है। निश्चेतक को, ये किसी व्यक्ति को बेहोश करने का काम होता है, जैसे क्लोरोफॉर्म। तो एनेस्थीसिया पूछा जाता है निम्न में से कौन सा एनेस्थीसिया है? तो याद रख लेना है क्लोरोफॉर्म और डाई एथिल ईथर। तो इतनी बातें आपको औषधि के संबंध में याद रखना है, ड्रग्स के संबंध में याद रखना है। तो यहाँ पर वीडियो ये पूरा हो जाता है। इसमें हमने दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले रसायन एवं वस्तुओं को देखा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, रिवीजन कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।